आप सबको हम लोगों ने बताया था कि हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं खेल शिक्षा का। एक एपिसोड आप सब देख चुके हैं। वो लगभग इंट्रोडक्टरी एपिसोड ही रहा। आज हम प्राथमिक शिक्षा पर बात करने के लिए मुखातिब हो रहे हैं आपसे। हमारे साथ प्रोफेसर महेश विक्रम साहब हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप एक अच्छे इतिहासकार हैं और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर के लिखते पढ़ते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, आंदोलन भी करते रहते हैं। तो हम प्रोफेसर साहब के साथ प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा पर बातचीत आज करेंगे। इसके बारे में कुछ हमने जब जांच पड़ताल की, पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि बहुत सारे स्कूल देश भर में इन 10 सालों के भीतर बंद हो गए या उनका मर्जर कर दिया गया। मर्जर को भी आप क्लोजर से ही जोड़ करके देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक आंकड़ा है जो कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से दिया गया है। वो डाटा है कि पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक दो नहीं, 100-200 नहीं, 90,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। 2014-15 में कुल 11,07,101 सरकारी स्कूल थे, जिनकी संख्या 2023-24 में घट करके 10,17,660 स्कूल रह गई। यानी कि देश भर में कुल एग्जैक्ट संख्या अगर आप लेंगे तो 89,441 स्कूल बंद किए गए हैं। हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उसका डाटा, ये जो 90,000 स्कूल बंद किए गए हैं देश भर में, उसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में लगभग 29,410 और उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूल बंद हुए। पर्यावरण, निजीकरण और मर्जर। अभी हाल का एक आंकड़ा आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश में 2025 में पेयरिंग स्कूल योजना एक चलाई गई। उसके तहत 10,000 से 27,000 स्कूलों का मर्जर कर दिया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री का दावा है कि कोई स्कूल स्थायी रूप से बंद नहीं हुआ है, लेकिन 5,000 स्कूलों का मर्जर पूरा हो चुका है और ये प्रक्रिया अभी जारी है। ये कहां तक जाएगी, क्या इसका हश्र होगा, इन सब पर आपको गौर फरमाना होगा। यूपी में विलय से, यानी कि मर्जर से 1,40,000 शिक्षक, 56,000 शिक्षा मित्र और 56,000 रसोइयों के पद अप्रासंगिक होने का खतरा पैदा हो गया है और 2 लाख शिक्षकों के पद समाप्त होने की आशंका है। ये कुछ आंकड़े थे, ये हमने नहीं दिया है, ये सरकार के आंकड़े हैं। सर, अब हम आपसे इस भूमि में आगे की बात। धन्यवाद अजय जी। आज हम लोग ये
शिक्षा के संबंध में अब अगले अंक में है। स्वाभाविक है कि जब हम शिक्षा की बात शुरू करेंगे तो पहले प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को ही ध्यान में रख के बात करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग उच्च शिक्षा और सारे प्रसंगों पर जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट कर लें कि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसके 3 आयाम सीधे सीधे बन जाते हैं। एक तो शिक्षा की व्यवस्था से तात्पर्य कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, स्कूल्स और चाहे जो भी हैं, संस्थाएं कैसी हैं, संस्थाओं का की प्रकृति क्या है, एक आयाम तो ये है। दूसरा आयाम है तो उनका ढांचा क्या है, तो यानी सुविधाएं क्या है, ये दूसरा आयाम है। तीसरा आयाम है तो ढांचे में हम वो भी देख लेते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात क्या होना चाहिए, वो है कि नहीं है, और क्या चीजें। और तीसरी बात होती है उस पर पढ़ाया क्या जाता है। तो 3 चीजों को जब हम समझ के बात करते हैं तो हम शिक्षा के स्वरूप पर ठीक से कुछ अपने उतना विचार बना पाते हैं। ये तो हम लोग पिछले अंक में भी बात कर ही रहे थे, और उसको एक लाइन में इतना ही दोहराने की जरूरत है कि समाज के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा तो अनिवार्य चीज है। उसके बिना तो फिर किसी समाज के निर्माण के, अगर हम किसी समाज के उत्तरोत्तर विकास की बात करते हैं तो बिना शिक्षा के, जैसा भी जब भी शिक्षा पुरानी थी वो थी। अब हमको एक नया समाज, नए ढंग का ज्ञान और नई चीजें, बहुत सारी चीजें, और जो हमारे परंपरा से हमको प्राप्त है उसको समेटते हुए, जो आवश्यक है उसको लेते हुए, तो एक चीज तो ये है। फिर अगर हम प्राइमरी शिक्षा की तरफ जाते हैं तो वहां भी एक चीज को स्पष्ट कर लेना जरूरी है। उसका भी उद्देश्य केवल साक्षर बनाना नहीं है जी। ये बहुत बड़ी चीज है जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि एक रेशियो हम दे देते हैं कि इतना लोग शिक्षित हो गए। ये नहीं बताने की कोशिश करते हैं कि ये शिक्षित है या साक्षर है। तो आपने गणित उनको अंक सिखा दिए, या आपने उनको जो कि वर्णमाला सिखा दी, जिसको आप साक्षरता कहते हैं, अपना हस्ताक्षर करना लोगों ने सीख लिया, ये शिक्षा नहीं है। ये तो खैर उसकी उपादेयता की दृष्टि से वो पहली चीज है जी। लेकिन यह है कि शिक्षा का मतलब होता है केवल साक्षर बनाना नहीं, उसको इस स्तर तक विकसित करना कि उसकी समझ विकसित हो जाए। फिर वो आगे शोध करता है, ज्यादा ज्ञान लेता है, या ज्यादा प्रोफेशनली अपने को किसी में ज्यादा इक्विप करता है, वो तो आगे की चीज है। लेकिन इतनी शिक्षा तो अनिवार्य है जितना कि उसको अपने समाज की, अपने भूगोल की, अपने इर्द गिर्द होने वाले विकास की, अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं की, इन चीजों की समझ उसके अंदर पैदा हो जाती। और जो प्रगति की कहानी है उसको भी वो समझने लगे इतनी दूर तक। भले उसमें आगे वो शोध करे न करे, उसको और जानना चाहे न जानना चाहे, उसकी रुचि की बात होती है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे आधारभूत यंत्रगत ज्ञान की भी, जो उसके जीवन में काम आने वाले हैं, या उसको कहीं न कहीं जो है वो उसके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो ये है शिक्षा का। तो शिक्षा पर जब हम बात कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में, इन तीनों बातों को, कि हमारा शिक्षा की प्रकृति क्या है, ढांचा क्या है, और उसके बाद उसमें पढ़ाने का विषय क्या है, ये तीनों चीजें। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमको याद करना पड़ेगा कि जब हमारे संविधान के निर्माताओं को इस बात की पूरी चिंता थी, पूरा कंसर्न था कि हमको देश का नवनिर्माण करना है, तो नवनिर्माण के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको मिलनी चाहिए, ये चिंता उनकी थी। ये बात अलग है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में इसका स्थान नहीं दिया जा सका। ये प्रस्ताव आया, लेकिन इसलिए नहीं दिया जा सका
संभवतः ये किसी बड़े जो संविधान सभा के बड़े व्यक्ति ने ही ये बात कही कि ठीक है, हम इसको एकदम सिद्धांत स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी अभी हम आजाद हुए हैं, अभी से हम ये कमिटमेंट करके हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। वो एक ईमानदारी की बात थी, हम उसको उस पर कोई संदेह नहीं कर सकते, उस व्यक्ति लोगों के विचार। तो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया, राज्यों के विषय के साथ जोड़ा गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये एकमात्र संभवतः था, या एक और था कोई एकमात्र ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जिसके साथ जो टाइम फ्रेम में बांधा गया कि 10 साल, अगले 10 साल तक हमको यह अनिवार्यतः इस स्थिति में आ जाना है कि हम इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दें। मतलब 10 साल का एक छूट एक तरह से दी गई थी, नहीं तो वो संविधान में उसी समय लागू हो जाता मौलिक अधिकार के रूप में, लेकिन उसको 10 साल का एक टाइम लिया गया। लेकिन और ये भी हम कह सकते हैं कि प्रयास हुए, लेकिन हाँ, वो जो मौलिक अधिकार की स्थिति में आने वाली बात थी वो नहीं आ पाई। स्कूल सिस्टम चले, और सरकारी स्कूल सिस्टम की एक जो खास बात ये थी कि उस वक्त देश में कई परती शिक्षा नहीं थी। सरकार ने स्कूल इंट्रोड्यूस किए और वो स्कूल गांवों में, शहरों में सभी जगह इंट्रोड्यूस हुए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनका स्तर भी एक ही रहा। ऐसा नहीं है कि वो यहां शिक्षक ज्यादा वहां शिक्षक कम, इस तरह का नहीं। भरसक ही कहेंगे कि भरसक जो है वो स्कूलों का स्तर अच्छा था, उसमें 19-20 की तुलना की जा सकती थी। तो एक तो ये बात थी। तो भले ही वो सबको उस वक्त फिर भी नहीं उपलब्ध हुआ था, वो मौलिक अधिकार फिर भी नहीं बन पाया था, और अगले 50-60 वर्षों तक नहीं बन पाया, तो लेकिन जो था वो ईमानदार था, उसका स्तर ठीक था। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सभी वर्गों के बच्चे उसमें पढ़ते थे। बहुत देश का जो बहुत ही संपन्न वर्ग था, जो उसकी संख्या भी बहुत कम थी, वही उसी के बच्चे किसी ऐसे कॉन्वेंट्स में जो चलते थे, वो भी संख्या में इतने ज्यादा नहीं थे। पब्लिक स्कूल तो गिनती के ही कहीं थे, तो उनके ही बच्चे ऐसे स्कूलों में जा पाते थे। अन्यथा तो सामान्य रूप से हम आराम से कह सकते हैं मध्यम वर्ग तो पूरा ही, मध्यम वर्ग तो सारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे। उसी तरह से पटियार चौक का इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से कोई भी कमजोर वर्ग का बच्चा भी, और सब साथ बैठते थे। और अगर हम लोगों को अपने बचपन की याद है, कभी यह भावना तो स्कूल में अपने को महसूस नहीं हुई उस वक्त कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ है। ठीक बात कर रहे हैं। सहजता से जो हमको पसंद आता था वो हमारा साथी बन जाता था, जिसके हाव बात व्यवहार हमको अच्छे लगते थे वो हमारा साथी हो जाता था। जो अपने में कुछ रहता था उससे दूरी रहती थी, हो या दूरी कहें तो मतलब उससे ज्यादा वो नहीं बनता था। तो ये हम परिवेश की बात कर रहे हैं, स्कूलों के परिवेश की बात है ये। तो जो स्कूलों का ढांचा था, और फिर शिक्षक थे, और वो शिक्षक भी कोई भेदभाव करते सामान्य रूप से दिखाई नहीं, कम से कम मेरा अपना अनुभव तो यही रहा है कि वो किसी प्रकार का भेदभाव करते नहीं दिखाई देते थे। तो वह चीज चली, लेकिन ये बात भी स्वीकारनी होगी कि जिस स्तर पर उसका विस्तार होना चाहिए था, उसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, सरकार सचिंत्य थी, हम ये नहीं कह सकते सरकार उदासीन थी, सरकार सचिंत्य थी। और उसी सचिंतता का ही परिणाम था कि कोठारी कमीशन आया। और कोठारी कमीशन ने बहुत स्पष्ट रूप से 2 संस्तुतियां की थी कि देश में अगर शिक्षा को विस्तार होना है तो उसके लिए कम से कम राष्ट्रीय बजट का 6% न्यूनतम शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा। ये कोठारी कमीशन की संस्तुति थी। और दूसरी महत्वपूर्ण संस्तुति स्कूलों के बारे में थी पड़ोसी स्कूल की बात।
अगर हमको इस शिक्षा का विस्तार करना है, गांव-गांव हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी है, तो हमको उसके लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल उसको उपलब्ध होना चाहिए, वो कहीं दूर नहीं जा पाएगा। और हमको इस सर्व शिक्षा की जो का अभियान जो है उसके लिए इतने बजट की भी कम से कम न्यूनतम आवश्यकता है। ये तो कोठारी कमीशन ने किया। फिर भी बजट को तो उस स्तर पर नहीं लाया जा सका। और हम लोग जब आज शिक्षा आंदोलन में जुड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमने तो 6% की उस समय मांग हुई थी, तो अब तो बहुत आपने कम किया बीच में खर्च, तो वो डेफिसिट हो गया। तो अब अगर हमको शिक्षा में बजट करना होगा तो हमको 10% करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भरपाई भी तो करनी है जो आपने पहले नहीं किया है, जिसकी वजह से वो गैप बड़ा हो गया। खैर, वो 10% तो बहुत सपना हो गया, अब तो 6% भी। अच्छा, सरकार अभी गिना रही थी कि उसने बजट बढ़ाया है शिक्षा में, लेकिन वो भी बड़ा भारी धोखा है। वो धोखा इस रूप में है कि उसने किस चीज में बढ़ाया है शिक्षा में। उसने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की अनिवार्यता के लिए पड़ोसी स्कूल के लिए थोड़ी ना बढ़ाया है। उसने तो अपने पसंदीदा चीजों के लिए और निजी विश्वविद्यालयों और ऐसे कंपनियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था, उनको अनुदान देने के लिए उधर शेयरिंग की है। बल्कि बहुत से तो उच्च शिक्षा की जब हम बात करें तो बहुत सी तो फेलोशिप बंद कर दी है उसने। तो वो आंकड़ा भी बड़ा धोखे से देती है सरकार वर्तमान की। क्योंकि अब इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना ही बेकार है, क्योंकि ये जनता के प्रति जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो तो इससे कुछ दूर है बात। खैर, तो हम लोग स्कूली शिक्षा की बात कर रहे थे, और इसके बावजूद जो है, हाँ, जब दबाव पड़ा, पिछले अंक में हम लोगों ने एक बात कही थी कि एक इसके साथ ही साथ हम इस दिशा में कुछ आगे और प्रयास कर पाते या करते। इसके बीच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, और वो था विश्व व्यापार संगठन से समझौता। और विश्व व्यापार संगठन से समझौते के साथ कुछ हमारे बड़ी हमारी जिसको कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता जो थी समाज के कल्याण के कार्यक्रमों की, वो बाधित होनी शुरू हो गई। शिक्षा उसमें से एक था, क्योंकि उस संगठन की एक बड़ी चीज थी कि आप पब्लिक वेलफेयर वाले फंड्स को रोकिए, वो अनुत्पादक है। यानी जहां से हमको कमाई हो सकती है उन चीजों को बढ़ाइए। ये तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी धोखे की बात है। इस बात को तो हम सब लोग समझते हैं कि शिक्षा कोई एक दिन में कोई चीज बना के नहीं देती है। शिक्षा तो लॉन्ग रन की चीज है जो पूरे समाज को ऊपर उठा देती है। ने वो जो कमाऊ चीजें बनाने की बात है, तो वो कमाऊ चीजें आखिर बनाएगा कौन और बनेंगी कैसे जब तक शिक्षा ही नहीं होगी। जी जी, तो ये तो उसको वो कि आज कारखाने में ये चीज डाली और कल वो उत्पाद होके निकल गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बड़ा भारी मिसनॉमर है, बड़ा जिसको कहते हैं बड़ा धोखे का विचार था। खैर, तो ये आया, लेकिन हाँ, ये दबाव पड़ा, और उस दबाव का एक परिणाम ये था कि जब हमने शिक्षा में व्यय तो हम वैसे नहीं कर पाया किया हमने, लेकिन एक दबाव था इस बात पर कि शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। घोषित करते समय भी हमने थोड़ी सी उसमें चालाकी बरती, और वो चालाकी ये बरती कि पहले था कि 14 वर्ष तक के हर बच्चों को शिक्षा अनिवार्यता मिलनी चाहिए। हमने उसको थोड़ा सा डिलिमिट कर दिया। हमने कहा कि दर्जा 8 तक अनिवार्य रहेगी, यानी वहां भी हमने कब दर्जा 12 तक की बात नहीं रखी, दर्जा 8 तक की बात रखी हम। लेकिन उसमें यह सब स्पेसिफाई नहीं हुई कि ये शिक्षा मुफ्त कैसे होगी, ये उपलब्ध कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए क्या होगा। इसके बारे में कोई बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हुई। और एक वाया मीडिया जिसको कहते हैं, एक वेंटिलेटर इस तरह का खोजा गया कि भाई देखिए, सरकारी स्कूल तो नहीं खुल पा रही है सब जगह, तो निजी स्कूल खुल सकते हैं, निजी स्कूल रहें
और वो निजी स्कूल अपने यहाँ गरीब बच्चों को भी 25% कोटा दें जी। और सरकार उस 25% की सब्सिडी देगी उन स्कूलों को, निजी स्कूलों को। यानी निजी स्कूलों के लिए धंधे का एक नया मार्ग खोला। हाँ। बजाय इसके कि किसी समाज का बड़ा कल्याण करने की दृष्टि हो। अच्छा, और भी चीज है, इसको भी थोड़ा सा और भी इसके अंदर झांक के देख लेना चाहिए। सरकार किस चीज की सब्सिडी देगी? ट्यूशन फी की। केवल ट्यूशन फी। ट्यूशन फी कितनी होती है? आप निजी स्कूलों का भी अगर स्कूल लोगों का भी कि वो देखेंगे कि उनका जो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ट्यूशन फी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होती है, तो नॉमिनल होता है। वो तो सारी चीजें डेवलपमेंट और ये सारे उसके रख रखाव, मेंटेनेंस एंड तमाम तरह के आपको ये सुविधा स्कूल देता है, आपको वो सुविधा स्कूल देता है, उन सब के नाम पर वो फीस होती है। और फिर उसके अलावा होती है कैपिटेशन फी कि एडमिशन के समय में स्कूल के डेवलपमेंट के लिए पहले इतना पैसा दे दीजिए। तो ये जो 25% की जो ट्यूशन फी की सब्सिडी देने की बात सरकार ने की तो वो भी तो बेमानी थी, क्योंकि शेष चीजों के तो पैसा उस बच्चे को देना ही था। फिर और भी उसके लूप होल्स थे। लूप होल्स ये भी थे कि बहुत से स्कूलों ने अपना मास्टर रोल मेंटेन किया दिखाने के लिए कि हमारे 25% गरीब बच्चों के वर्ग के बच्चे हैं। उसमें अधिकांशतः ऐसे लोगों के ही बच्चे होते थे जो उनके यहाँ कर्मचारी होते थे स्कूलों में। तो स्कूलों के कर्मचारियों के बच्चों की तो वैसे ही फ्रीशिप होती है। अब समझ रहे हैं बात? तो यानी कितना छलावा है, कितनी जगह पर कितने स्तर का छलावा था। बहरहाल ये हुआ तो 25% वाला बनी, वो भी एक मिसनॉमर था। उसका कोई बहुत उससे शिक्षा के विस्तार की बात तो नहीं बनी। आपने गरीबों के लिए एक सुविधा के लिए एक जिसको कहते हैं कि रास्ता थोड़ा कर दिया, लेकिन वो विंडो छोटी सी खिड़की खोली, लेकिन उसका भी लाभ कोई बहुत दूरगामी और बहुत ही व्यापक तो नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा था? हाँ, अब उसी बीच में यह स्कूलों के संदर्भ में एक बड़ी नीति पहले आई, पहले स्कूलों के संदर्भ में आई, वो था पीपीपी। सरकार ने स्वीकार किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने जो स्कूल हैं उनका और विस्तार नहीं कर सकते, उनको अपग्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए हमको निजी क्षेत्र से सहायता लेनी होगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक नारा शुरू हुआ। ये 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक की ही बातें हैं। और उसमें यही हुआ कि ठीक है, निजी क्षेत्र हमारी मदद करेगा और हमारे स्कूलों को, वो भी एक बहुत बड़ा धोखा था, संरचनागत बड़ा भारी धोखा था। हमारे नॉर्मली हमारे जो स्कूल थे पुराने, नॉर्मली उनके पास भले ही 2 कमरे रह रहे हों, 3 कमरे रह रहे हों, उनके पास एक दलान हुआ करता था, थोड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो हमने जब पीपीपी मॉडल अडॉप्ट किया तो हमने वह पूरी प्रॉपर्टी प्लस उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए भी एक अच्छी खासी रकम उस निजी संस्थान को, उस निजी कंपनी को, उस निजी व्यक्ति को प्रोवाइड की, यह कहते हुए कि आप हमारा स्कूल ठीक से चला दीजिए। बजाय इसके कि एक सतत फंडिंग हो स्कूल की और स्कूल को ठीक किया जा सके, एक रास्ता ही केवल एक तरह से बचाव का रास्ता कि इससे हम थोड़ा थोड़ा दे करके और निजी क्षेत्र से सहयोग लेकर के उसके संचालन की व्यवस्था कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर एक मार्ग पड़ी। यहीं पर हम लोगों को, और फिर टीचर्स की भर्ती वहीं से कम होनी शुरू हो गई। जो रिक्त हो रहे थे पर उनको भी नहीं भरा जा रहा था, और उसके साथ साथ एक पैरा टीचर्स की फौज शुरू हुई। शिक्षा मित्र, ये सब नाम हम लोग पहले नहीं सुनते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो कभी इस तरह के कोई नाम नहीं हुआ करते थे। बीच में तो एक विशेषज्ञ आया था, हाँ, वो भी मित्र आया था, तमाम सारी नहीं, अभी तो और आ गए जी। अब ये जो नई हमारी सरकार नई शिक्षा नीति है, उसमें तो एकदम आकाशीय लोग आने वाले हैं जो एक खास विचारधारा से जुड़े हुए, वो क्योंकि उनको बहुत ज्ञानी माना जाता है, वो ज्ञानी आके हमारे बच्चों के संस्कार देंगे, उनकी सारी ज्ञान की पिपासा है जो वो शांत करेंगे।
तो अब तो एक पूरा ही अब वो मतलब एक यूं आप कह सकते हैं कि ये नई शिक्षा नीति में तो वो जो जितना पैरा टीचर्स थे उन पैरा टीचर्स को रिप्लेस करके एक नए प्रकार के पैरा टीचर्स प्रविष्ट हो गए हैं कई जगहों। तो वो तो एक अलग ही कहानी है। फिलहाल ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम शिक्षा के बारे में सोच तो रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात यहां पर सोच लेने की जरूरत है। अच्छा, और ड्रॉप आउट हो रहे थे, यानी जो बच्चे किसी तरह से स्कूल में पहुंच रहे थे वो दर्जा 5, 6, 7, 8 के जाते जाते बाहर होना शुरू हो जाते। तो बजाय इसको इस ढंग से देखने के कि ड्रॉप आउट क्यों होता है, लोगों ने इसको इस ढंग से कहना शुरू किया कि लोग पढ़ना नहीं चाहते जी। ये सरकारी स्तर पर भी ये तर्क का है तो सबसे बच्चे नहीं आ रहे हैं, सबसे आसान तरीका बच्चे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, बच्चे नहीं आ रहे हैं, गांव का आदमी अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहा है, कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों से काम करवाते हैं इसलिए वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये सब तर्क आए। अच्छा, तो ये जब तर्क आने लगे तो फिर उस पर भी एक काउंटर आर्गुमेंट भी चला। अरे भाई, अगर बच्चे को गरीब माँ बाप नहीं भेजना चाह रहे हैं तो उनको खाना दो। ये मिड डे मील का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, उस दबाव में ही आया। भाई बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को ग्रामीण लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो उनको कम से कम एक समय का भोजन की व्यवस्था करो जिससे कि वो स्कूल आना शुरू करें। हाँ, तो हमने एक बड़ी लोकप्रिय सी स्कीम लॉन्च कर दी कि मिड डे मील। और मिड डे मील का क्या हर्ष होता रहा वो हम सब लोग जानते हैं कि जगह जगह पर कहां कैसे उसका संचालन हुआ। बहरहाल चल रही थी, एक स्कीम चल रही है, खिचड़ी तो बन ही रही थी कम से कम, और उसके कई लोग उसमें कर्मचारी उसके साथ संलग्न हो गए थे। अभी आपने शुरू में ही नाम लिया कि ये लोग भी खाली हो जाएंगे मजदूर के साथ जो है रसोइये जो है। तो एक व्यवस्था तो हुई। यहां पर थोड़ा सा हम लोग को रुक करके सोच लेना चाहिए, वो क्यों रहा था ऐसा। सरकार तो ऐसा नहीं कर रही थी कि हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सरकार काफी कुछ नीतियां लेके चलने की कोशिश भी कर रही थी। वो क्यों रहा था? वो इसलिए रहा था कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो पटिया लेके दुधिया लेके प्राइमरी स्कूलों में पढ़े थे, क्योंकि वही स्कूल थे, सबके साथ बैठ के पढ़े थे। इस संदर्भ में मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे देना बहुत उचित समझूंगा कि मेरे चूंकि बाबा प्रोफेसर थे, वो थोड़ा मैं उनका बहुत प्रिय था, प्रथम पौत्र था, तो उन्होंने मेरा एडमिशन बनारस के सबसे अच्छे कॉन्वेंट, जो अभी भी सबसे अच्छा कॉन्वेंट है, सेंट मैरीज में करवाया। और एक ही साल बाद उनको महसूस हुआ कि यहाँ पढ़ाई उस स्तर की नहीं है, तो मुझे प्राइमरी स्कूल में मुझे वहां से शिफ्ट कर दिया गया। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कॉन्वेंट से प्राइमरी स्कूल में, उसका उदाहरण इस बिना अतिशयोक्ति की ये बात कह रहा हूं। मैं जो सरकारी योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के प्रति बहुत मेरी निष्ठा है, क्योंकि वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज होती है तो उसमें हम लोगों को सबको मदद करनी चाहिए। ये खुद हम लोग इसके ओर रहे हैं, बल्कि हम लोगों का तो मांग ही हमेशा ये रहे कि और भी क्षेत्रों में उद्यम का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि हम निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं जाना चाहते। लेकिन जब हम समर्थ हुए तो हमने अपने बच्चों को कहां पढ़ाया? हमने पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? ये मैं अपने से, हमारे जैसे लोग प्रश्न करते हैं, क्यों पढ़ाया? हमको तो हमारे बाबा ने जो की है, कॉन्वेंट से प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया, और हमने अपने बच्चों को सीधे सारा हमारा राष्ट्र प्रेम खत्म हो गया। सारी हमारी सामाजिक जो सोच थी, सामाजिक क्रांतिकारिता थी, वह सब क्यों खत्म हो गई? तो हमारे पास सिवाय इसके क्या उत्तर है कि हमको अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे थे। हमको सरकारी क्षेत्र में वो स्कूल की व्यवस्था नहीं मिल रही थी। हमने जो कम व्यवस्थाओं के रहते भी जिस तरह से हम लोग पढ़े थे,
और उसके मुकाबले तो हम अपने बच्चों से यह वो नहीं लेना चाहते थे कि वो कल हमसे कहें कि आपने तो हमको कहाँ गरैया गोल में भेजा था। हम उनके प्रति जवाबदेह न हो, इसके लिए हमारी सामर्थ्य में हम उनको बहुत बड़े कॉन्वेंट नहीं भेज सकते थे, तो जो स्थानीय रूप से जो हमको उपलब्ध थे हमने वहां पर उनको भेज दिया। ये बहुत स्पष्ट बात है, ये आत्म स्वीकारोक्ति है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूलों का वो स्वरूप नष्ट हो गया था, बजाय विस्तार होने के नष्ट हो गया था। सरकार ने एक दो उपक्रम बड़े अच्छे चलते थे। एक तो सेंट्रल स्कूल का उपक्रम था, बहुत अच्छा उपक्रम था, बहुत व्यवस्थित था, जहां शिक्षकों की मात्रा भी पर्याप्त रहती थी, योग्य शिक्षक रहते थे। और एक नया कार्यक्रम जो शुरू हुआ नवोदय के रूप में, वो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम था, लेकिन सीमित था। तो बल्कि अगर वह व्यवस्था सरकार पूरे देश में लागू कर पाती, तब तो आज हमारा देश पता नहीं कहां होता। ठीक बात है। तो वो ये इस तरह के, लेकिन ये कार्यक्रम इतने सीमित थे और कुछ लोगों तक ही उपलब्ध थे। तो जो सरकारी कार्यक्रम भी जो विशिष्ट थे, वो कुछ लोगों तक उपलब्ध थे, वो उसका आम चीज नहीं बन पाई थी। तो जो आम स्कूल थे उनका तो लगातार क्षरण हो रहा था, पतन हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? हमारे एक मित्र इस बात का बड़ा दूसरे ढंग से खुलासा करते हैं। वो ये खुलासा करते हैं कि आप जैसे लोग, वो हमको भी उसमें शामिल करके बोलते हैं कि आप जैसे लोग, उस समय सबके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सरकारी स्कूल ही अपने आप में पर्याप्त थे ज्ञान देने के लिए। लेकिन जब आप समर्थ हो गए और आपके वैकल्पिक व्यवस्था आपके समाज के लिए, आपके वर्ग के लिए मिलने लगी निजी स्कूलों के रूप में, तो आपने अपने बच्चों को उधर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और जब आपकी उससे दिलचस्पी नहीं रह गई, यानी उस वर्ग की दिलचस्पी नहीं रह गई जो पहले कंसर्न हुआ करता था, तो आज वह वर्ग जो की है उसका काम चल रहा है पब्लिक स्कूल से। हमारे बच्चे जा रहे हैं वहां पर, तो उन स्कूलों को कौन देखेगा? जिन स्कूलों के लिए हम लोग विस्तार की और जिन स्कूलों में गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की, ज्ञान की मीमांसा की और तो हम सारी चीजों की बात करते हैं, उसकी उपेक्षा तो होनी थी। इससे बड़ा उदाहरण अब दूसरा नहीं मिलेगा। 2015 में जस्टिस सुधीर अग्रवाल की एकल बेंच ने फैसला दिया। ये सब लोगों को उस फैसले का कहना नहीं है, वो क्रांतिकारी फैसला था। बात स्कूलों की थी, स्कूलों की दुर्दशा की थी, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की थी। सुधीर अग्रवाल ने साफ लिख दिया कि ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि सरकार के खजाने से पैसा लेने वाला हर अधिकारी, यहां तक कि जज, हर इंजीनियर, सरकार के जो खजाने से पैसा लेता है, यहां तक कि ठेकेदार भी जो उसके साथ अनुबंधित होता है, वह अपने बच्चों को अनिवार्यतः उन स्कूलों में न भेजेगा। अनिवार्यतः। बस मजेदार बात है, समाजवादी सोच की सरकार थी। वो एकल बेंच का फैसला था, वो चली गई डबल बेंच में, मामला ठंडा हो गया। फिर दूसरी क्रांतिकारी सरकार आई, मायावती जी की भी, मामला ठंडा रह गया, आज तक ठंडा रह गया। इतना बड़ा क्रांतिकारी जजमेंट। उसी समय हमें याद आता है कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने जब ये आदेश आया था, नहीं 2015 की बात है, उसमें राजनाथ सिंह नहीं, मैंने हम बता रहे हैं कि ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन था। और उस समय जब बाद में राजनाथ सिंह आए, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। और ये भी कहा गया था, बाकायदे उसका सर्कुलर जारी हुआ था स्कूलों में, डीआईएस वगैरह के यहाँ भी आया था, डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ भी आया था, कि हर नेता हो, जैसा आपने बताया कि नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो,
आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, पीपीएस हो, वो सारे लोग जिनको सरकारी धन से वेतन मिलता है, उनके बच्चे अनिवार्य रूप से वहां पढ़ने के लिए गंगा जाएंगे। सिंह ने ऐसा सर्कुलर नहीं, उसी समय आया था। सर्कुलर ऐसा तो नहीं आया होगा, आया था वो सर्कुलर। वो उनका राजनीतिक भाषण रहा होगा। नहीं, उस कृष्ण सुदामा का भाषण ये का तो है, उन्होंने ये कहा तो था। है, हाँ। उसी दरमियान एक सर्कुलर पूरे प्रदेश भर में शिक्षा अधिकारियों के यहाँ ये सर्कुलेट किया गया। हमको इसलिए है कि उस समय मैं शिक्षाविद देखता था तो जाता था, तो वहां से हुआ कि अब ये एक नया फरमान सरकार का आ गया है। उसी समय हमने पूछा भी था कि मान लीजिए ये सरकारी फरमान तो बहुत से आते रहते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? असली चीज तो क्रियान्वयन की है। कौन? आप ही यहाँ शिक्षा अधिकारी जो थे उनसे मैंने कहा कि आप ही का बेटा, आप उसको प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे क्या? वो बात तो मुझे लगता है जी। कि हमको लगता है उस वक्त, क्योंकि यह बात बहुत, हमें तो ऐसा ध्यान नहीं है कि कोई राणा जी सिंह ने कोई सर्कुलर भी निकाला। हमको तो लगता है कि इतना भी निकाल दिया तो बड़ी बात मानेंगे अदरवाइज। लेकिन वो तो सरकार उसी समय डबल बेंच में चली गई थी उस वक्त, तो ये राणा सिंह नहीं थे। और वो जो की है ठंडा बस्ती में चली गई बात, वो हमारे जैसे जो आंदोलन वाले लोग थे शिक्षा से जुड़े हुए, वही इस बात को डंका पीटते रहे कि सुधीर अग्रवाल का फैसला है, सुधीर अग्रवाल का फैसला है। बहरहाल वो कुछ हुआ नहीं उसमें। अच्छा, तो होना ही नहीं था, क्योंकि सवाल तो ये सिविल सोसाइटीज की तरफ से ये वही सिविल सोसाइटीज की तरफ से हम लोग भी तो सिविल सोसाइटी में और अपने आंदोलन के माध्यम से जाते ही थे, तो उसी में ये बातें आई। तो ये सवाल ये था कि क्यों नहीं, सीधी सी बात थी कि जिसके बच्चों को एक दूसरा आउटलेट मिल गया था वो क्यों भेजेगा। और ये बात उसी तरह की है कि पब्लिक बस सर्विस तब तक अच्छी नहीं हो सकती है जब तक कि हर व्यक्ति को उसमें न बैठना पड़े उस बस में। हाँ, सीधी से अच्छा वो तो जब नेता का को भी उसी बस में सफर करना होगा है। लेकिन अब तो हमने कारें प्रोवाइड कर दी हैं, बड़ी बड़ी कारें प्रोवाइड कर दी हैं, तो उसको क्या जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने की? बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत सहज मनोविज्ञान है, इसको मनोविज्ञान कहिए, ये वर्गीय मनोविज्ञान है और ऐसा होता है। यही हुआ। तो एक फैसला आ जाने के बावजूद भी उसको कहाँ हवा में गायब हो गया, उसी तरह गायब हो गया जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, उसी तरह से गायब हो गया, उसका पता भी नहीं चला। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात सही है, इसका मतलब अपैथी, एक उदासीनता उस वर्ग के अंदर पैदा हो गई जिसको कि एक आउटलेट दूसरे मिलने लगे थे, और वह उसका स्टेटस सिंबल भी बन रहा था। हमारा बच्चा क्या फलाने वाले पब्लिक स्कूल में पढ़ता है या उससे भी ऊंचे वाले में पढ़ता है, वो डीपीएस में पढ़ता है या वो जो की है सनबीम में पढ़ता है, ये लोकल लेवल पर, और या उससे ऊपर वाले में कहीं जाता है, और नहीं तो फिर फॉरेन चला जाता है, क्योंकि नेताओं को तो सारे बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज अब दूसरी, इसी संदर्भ में इस बात को भी ध्यान में ले लेना जरूरी है कि हम तो पूंजीवादी देश नहीं कहलाते थे, हम लोग समाजवादी ही कहलाते थे। और इंदिरा जी ने तो हमारे उसमें भी जोड़ लिया था समाजवाद शब्द। 1 अरब से ऊपर की पॉपुलेशन थी, और इस पॉपुलेशन को संचालित करने के लिए हमारे साधन जो हैं उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी था। उनके स्रोतों का निर्माण उसी तरह से होना था। हम अमेरिका की तो नकल नहीं कर सकते थे, तो स्वाभाविक था। लेकिन ये एक बड़ी विडंबना ये थी कि ये सारे पूंजीवादी देश, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सब जगह अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उनके यहाँ सरकारी फंड पर। दर्जा 12 तक किसी को कोई फीस नहीं लगनी, और कोई अतिरिक्त धन भी नहीं व्यय करना है। छोटा मोटा कार्यक्रमों के लिए जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो बहुत मामूली होते हैं, नॉमिनल होते हैं। अन्यथा तो पूरी स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्कूलों के बीच में हार्डली 19-20 का फर्क कहीं मिल जाए तो मिल जाए, कि वहां 1-2 शिक्षक बहुत ज्यादा नामी हैं और कहीं शिक्षक थोड़ा कम नामी होगा, इतना ही अंतर है। फिर उनका जो असेसमेंट होता है, कनाडा के बारे में तो हमको मालूम है कि
शिक्षक को अपना असेसमेंट देना है कि आपने कितने बच्चों को अपग्रेड किया, मेरिट उनकी क्या बनाई, कितना वो लोग ऊपर उठे, और उसके हिसाब से आपको किसी बेहतर और जगह पर भेजा जा सकता है। तो वहां तो टीचर को प्रूव करना है अपने, और शिक्षा मुफ्त में है, और उस सुविधाओं की तो खैर हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारे यहाँ के जो बेस्ट पब्लिक स्कूल हैं, जो सुविधा देते होंगे, वो तो सुविधा उनके सरकारी स्कूलों में उपलब्ध है। मुझे ये पूछना पड़ा कि भाई यहाँ निजी स्कूल नहीं है क्या? बहुत कम है, और निजी स्कूल में कुछ भेजता ही नहीं है। निजी स्कूल में जनता नहीं भेजती है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, पैसा नहीं लगना है, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, स्विमिंग पूल भी है, सभी कुछ तो है, तो हमारा बच्चा क्यों जाएगा वहां? वो तो केवल ऐसा बहुत ही जो सीमित वर्ग ऐसा है जो अपने बच्चों को सबके साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहता, अपने को अलग रखना चाहता है। रिच क्लास जो एलीट वर्ग, एलीट इस तरह का, जो वही केवल निजी स्कूलों में भेजता है। निजी स्कूल का कोई ग्रेडिंग नहीं है, वहां तो सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग है कि वो कितने अच्छे हैं। ये तो हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में जब इस तरह की व्यवस्था है, हम जानते हैं यूएस में उसके बाद हायर एजुकेशन बहुत महंगी हो जाती है, और उसकी बड़ी दुर्दशा है दूसरे ढंग से, वो एक छोड़ दीजिए। लेकिन कम से कम अनिवार्य शिक्षा, हम लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो अनिवार्य शिक्षा में तो ये लोग सभी लोग, और फिर फिनलैंड और डेनमार्क तीसरा लोग की बातें छोड़ दीजिए। तो ये बातें तो हम लोगों की हो ही गई। एक दो बातें आज हम लोग और पूरा कर लें कि एक बात अक्सर कही जाती है कि फंड, ये बहुत आसानी से कहती जाती है कि फंड की कमी है। एक तपस मजूमदार समिति बनी थी जिसने कि बकायदा इसका एकदम पोस्टमार्टम कर रख दिया कि फंड की तो कहीं कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं शिक्षा के विस्तार के लिए, अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, स्कूलों के विस्तार के लिए, उसकी तो कहीं है ही नहीं पॉसिबिलिटी। उसने पूरी गणित लगा के बता दी। और फिर जब आप तुलना में देखिएगा तो जो अरबों खरबों रुपया दुनिया के तमाशों में खर्च हो रहे हैं, उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और फिर शिक्षा जैसी प्रायोरिटी, उसके लिए तो हम कहते हैं कि एक रोटी कम खाएंगे, वो होना चाहिए ना। हमारे बच्चा पढ़ ले, इसके लिए हम एक रोटी कम खाएंगे। ये तो जहां इस तरह की स्थिति होनी चाहिए, वहां हम कहें फंड नहीं है, और हम ऐसी चीजों को खर्च कर रहे हो जिनके की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। तो तपस में मौजूदा समिति ने तो बहुत क्लियर कर, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से इतना रेवेन्यू आता है, इतना यह बजट को पूरा उसने, तो हम उसके डिटेल में हम नहीं जा सकते अभी, लेकिन यह है कि उसने तो कहीं फंड की पॉसिबिलिटी नहीं है। 6% बजट देने में कोई समस्या नहीं है, और उतना दे देंगे तो उस दिन तो फिर आपके सारे स्कूल लहलहा जाएंगे। ये तो अब हम लोग ये पृष्ठभूमि से ही बात करते हुए 2014 से 24 के बीच में जो दुर्दशा की स्थिति आ गई, आपने शुरू में ही कह दिया कि कितने स्कूलों का क्लोजर और बंजर शुरू हो गया, और तथाकथित मॉडल स्कूल और ये सारी जो तमाशे चल रहे हैं, इन सारी चीजों के बाद एक चीज और भी है कि ये क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा बजाय स्कूलों को स्थानीय स्तर पर विकसित किया जाता, सरकार उसकी फंडिंग करती, फंडिंग तो नहीं करेगी, कंट्रोल उसका सेंटर तक चला गया। नेशनल क्या कहते हैं, असेसमेंट सिस्टम, राष्ट्रीय स्तर पर वो मूल्यांकन करेगी ये स्कूल ठीक चल रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, हम व्यवस्था तो उसकी नहीं दे रहे हैं, हम मूल्यांकन कर रहे हैं ऊपर बैठकर। ये स्कूलों के स्तर पर, यूनिवर्सिटी के स्तर पर तो है ही है, अब ये स्कूलों के स्तर पर मनरेगा टाइप का, मनरेगा और और फिर जो है एक शब्द निकला, बड़ा शब्दों का तो बड़ा जाल है, बहुत अच्छी ये जो वर्तमान सरकारी व्यवस्था है, इसमें तो शब्दों का ही सारा खेल है, जादूगरी है, बाजीगरी है। एक शब्द उसके लिए है, परख। हम परख कर रहे हैं, मेरिट बच्चे की कैसे विकसित हो रही है। ये बच्चा इतने ही काम के लिए इसको हटाओ, उसमें भेजो, भाई इसकी जरूरत वहां पर है। हम परख कर रहे हैं, हम मेरिट तय कर रहे हैं। दो एक चीज। दूसरा,
हमारी इम्फेसिस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या पढ़वाएंगे। जो निजी क्षेत्र उसमें घुस रहा है तो क्या पढ़वाएगा, वो आपको उन तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, दो तरह की। एक वोकेशनल जिसको कहते हैं, यानी छोटे मोटे काम वाम कर लो, जो पॉलिटेक्निक लेवल की हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, और एक है प्रोफेशनल, जो हायर लेवल पर चमकदार लोगों का व्हाइट कॉलर जॉब है। हम ये दो तरह का लोगों को निर्मित करने की तैयारी हमारी है। तो ये नए एजुकेशन सिस्टम में है। फिर अगर आप छूट छाट जाते हैं तो आपके लिए हमने दिया है ना फोन, डिजिटल, ऑनलाइन। भाई ठीक है, यहां बोझा मत बढ़ाइए, अपना कर लीजिए व्यवस्था। तो ऑनलाइन इस संदर्भ में भी हम इसकी चर्चा हम लोग कर लें कि इधर अभी साल भर के ही अंदर, साल भर नहीं, ऑनलाइन का मान लीजिए कि जो कोविड काल आया था वहीं से वहां से अगर आप लेंगे, क्योंकि कोविड काल एक ऐसा दौर था कि पूरे देश भर में एक साथ लॉकडाउन लगा हुआ था, महामारी इस तरह की। उससे एक सूत्र निकाल लीजिए। हाँ, उससे सूत्र ये निकाल लीजिए कि आपदा में अवसर। ठीक कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो वह तो एक रियल त्रासदी थी जी। उस त्रासदी को हम लोगों ने झेला, हाँ, और उसकी जो मजबूरियां थी उसको हमने सामान्यीकृत कर दिया। हाँ, उसको हमने कहा कि देखिए, तो अब बच्चे पढ़ लेंगे इस तरह से। अच्छा, जबकि जो शिक्षा के जगत में बहुत श्रेष्ठ देश कहलाते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये सारे जो देश हैं, इन लोगों ने बैन कर दिया है ऑनलाइन शिक्षा। ये नया क्योंकि इनकी इतने अध्ययन हुए हैं कि लगातार हमारे समाज को खराब कर रही है ऑनलाइन शिक्षा। जो टीचर टॉट का जो पर्सनल रिलेशनशिप थी, वह उसका एक अलग वैल्यू सिस्टम था उसका, और उससे हमने जो सोसाइटी को जो हमने ये ऑनलाइन पर किया, कितना डिस्टेंसिंग हो गई है कि उसका सोशल कंसर्न ही खत्म हो गया है। अब वो एक तोते की तरह से चीजों को पढ़ लेता है और उसके बाद जो की है उगल देता है, उससे कोई मतलब उसका कंसर्न नहीं। तो ऑनलाइन बंद किया जा रहा है, हमारे यहाँ इसको फ्लोट किया जा रहा है, क्योंकि हमको कोविड से एक बहाना मिल गया है। तो वही कर रहे हैं। हम तो बहाने खोजते रहते हैं ना। हम बैलेट पेपर से ईवीएम पर आए, पूरे दुनिया भर में ईवीएम को बंद कर दिया गया, लेकिन हम अड़े हुए हैं कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे। अंतिम बात आज हम लोग अजय जी ये कर ले एक लाइन में जी। वो अंतिम बात इतनी है, ये तो हुआ स्ट्रक्चर और प्रकृति जो हम लोग बनाते चले आ रहे हैं, और क्यों हो रहा है ऐसा समझ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लेके और भारतीय कॉर्पोरेट की सब दबाव और सारी चीज। अंतिम बात है, एक बहुत बड़ी इम्फेसिस है इस नई सरकार की, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब इनके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रेम है। जबकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधा वाली जो संस्कृति थी, तो उसमें वो वादे वादे तो गायब हो गए, खाली अपना ही तत्वबोध लेके बैठे। तो वो एक तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर बहुत बड़ा तमाशा, फिर बच्चों के स्तर से साइंस तक की चीजें गायब करना। हमने लोग उस दिन बात कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल दर्जा 8 से गायब करना, दर्जा 6 से डार्विनिज्म गायब करना, यानी जो भी ज्ञान की जो परतें खुलती उन परतों को बंद करना। तो यानी कुरिकुलम की तरफ भी जो की है, और उसके बाद इतिहास के उन पन्नों को गायब करना। तो ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक ढंग से इस नई शिक्षा नीति में हमारे स्कूली स्तर पर आ चुकी है। तो हम समझते हैं कि आज के हम लोगों की बात के लिए बिल्कुल सही बात है। आपने जो चीजें रखी सामने, वो प्रत्यक्षता सबको दिखाई भी दे रही हैं। अब कोई देख करके भी अनदेखा करे उसको, वो एक अलग चीज है। आपने ऑनलाइन एजुकेशन पर भी बात की, जो पीपीपी मॉडल, एक पिछली बातचीत में आपने एक पीपीपी मॉडल का एक नया नाम फुल फॉर्म भी दिया था, पब्लिक फिलैंथ्रोपिक। जी। तो अब वो पीपीपी का मतलब भी बदल दिया गया है। बहुत सारी चीजों को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो दुनिया में सारी चीजें बंद होती चली जा रही हैं, उसको हम गड्ढे से, कूड़े से उठा करके अपने यहाँ उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लब्बो लुभाव
हम जो देखते हैं कि आज की तारीख में भी जो सोच आज़ादी के बाद के हमारे जो कर्णधार थे, जो शासन में बैठे लोग थे, उन्होंने जिन चीज़ों को, जिन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, एक नया गुलदस्ता बनाने के दौर में हो सकता है कि कुछ फूल, कुछ कलियां, कुछ इस तरह से नहीं बन पाए हों, लेकिन एक निरंतरता थी, एक प्रयास था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज हम उस सारी व्यवस्था को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। एक, जैसा आपने अभी अंत में कहा कि सब कुछ एक फ्रेम के अंदर, एक ढांचे के अंदर समाहित करके उसको हम देखने लगे हैं, और इसका नतीजा क्या होगा आज से 10 साल बाद। हमने आपको बतावें कि जब मैं अमर उजाला में था तो एक स्टोरी मैंने लिखी थी, वो मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये नकल उस समय बहुत जोरों पर थी। उसी समय मैंने लिखा था कि आने वाले कल में कोई नकल कराने वाला भी नहीं मिलेगा। वो हेडिंग मुझे आज तक याद है। आज स्थिति वहीं पहुंच चुकी है कि आप के पास वो हुनर, वो प्रतिभा जो होनी चाहिए, वो उसका पूरी तरह से क्षरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हम लोग फिर अगले गुरुवार को मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। ये सीरीज इतनी छोटी नहीं है। हम आपके सामने शिक्षा का कच्चा चिट्ठा खोल करके ही छोड़ेंगे। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।